किसी दार्शनिक ने सत्य ही कहा है कि इस दुनिया को रहने लायक और खूबसूरत मजदूरों ने ही बनाया है। मजदूरों ने अपने हिस्से की नमी सोखी है, अपने हिस्से का ताप सहा है, तब जाकर कहीं ये गगनचुम्बी इमारतें तैयार हुई हैं। इन्हीं मजदूरों के कंधों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबों को 1 मई यानी कि मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मजदूरों के अधिकार, उनकी संघर्ष की कहानी और इनके संवैधानिक प्रावधानों को भी समझेंगे। साथ ही हम मजदूरों से जुड़ी चिंताओं पर भी गौर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है मजदूर दिवस का इतिहास। तो आज 1 मई है, तो 1 मई को क्यों मजदूर दिवस मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। जैसा कि हमने पहले कहा कि संवैधानिक मुद्दे क्या हैं भारत के संदर्भ में, इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जरा इतिहास को देखते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे इसका चरण आगे बढ़ता चला गया। देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मई दिवस या इसे फिर मजदूर दिवस भी कहा जाता है, लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 मई को सेलिब्रेट जो किया जाता है, इसका कारण यह है कि दुनिया भर के जितने भी कामगार लोग हैं उनके सम्मान के लिए, उनकी प्रति निष्ठा दिखाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1884, जरा अब इसके इतिहास पर चलते हैं, कहानी को समझते हैं। 1884 का साल था। अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन जो है फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने तय किया कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे ही काम किया करेंगे। उससे पहले क्या होता था, दिन में 10 घंटे 12 घंटे तक काम लिया जाता था मजदूरों से। लेकिन तंग आके मजदूरों ने यह तय किया, इन संगठनों ने यह तय किया कि मजदूर अब एक दिन में 8 घंटे ही काम किया करेंगे, इससे अधिक उनसे काम नहीं लिया जा सकता। 1 मई 1886 को मजदूरों ने काम के घंटे की निर्धारण करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में एक हे मार्केट है, वहां पर आंदोलन किया। जब मजदूरों ने यह कहा कि 8 घंटे ही हम काम करेंगे, जब ट्रेड यूनियन ने यह कहा तो मालिकों ने इसे नहीं माना। कारखाना के जो मालिक थे वो, तो मजदूरों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ा और शिकागो शहर का एक मार्केट है जिसे हे मार्केट कहा जाता है, यहां पर एक आंदोलन हुआ, तो इसे हे मार्केट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ये मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे थे, रैली कर रहे थे। यहीं पर क्या होता है, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो जाती है और फिर झड़प जो है हिंसक घटना के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसमें कई मजदूरों की मृत्यु भी हो जाती है। यहां पर फिर समझना है कि 1 मई 1886 को अमेरिका के अलग अलग शहरों में अब ये जो झड़प हुआ, मजदूरों की मृत्यु हुई, इसके प्रदर्शन में लाखों श्रमिक जो है हड़ताल पर चले गए। अब जब लाखों श्रमिक हड़ताल पे गए तो निश्चित तौर पे वहां जो उस समय की जो इंडस्ट्री थी वहां पर काम होना बंद हो गया, सभी काम ठप हो गया। इसके बाद मामला आगे बढ़ता है और जुलाई 1889 का साल आता है। यहां पर यूरोप में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में यह तय किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया जाएगा। यह दिन मजदूरों को समर्पित किया जाएगा। इसके बाद 1 मई 1890 को पहली बार मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में मजदूर दिवस साल 1923 के बाद से मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये ब्रिटिश इंडिया के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था। अब जरा देखते हैं इसका इतिहास को हम समझ लिए। भारत के संविधान पर आते हैं कि जब भी हम मजदूरों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, तो उनसे जुड़े हुए क्या अधिकार हैं। और जब भी अधिकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एक सर्वोच्च दस्तावेज है, हमारे देश का कानूनी दस्तावेज, वो है संविधान। तो संविधान को टटोलेंगे, वहां देखेंगे कि इनसे जुड़ी बातें क्या की गई है। देखिए, भारत में मजदूरों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, जरा इसको देख लीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद के हिसाब से हम चलते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे कहां पर, तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में हम आपको ले चलते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी। और फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 19(1) ग अगर देखते हैं तो यहां कहा गया है कि संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। लोगों को अपने आधार पर संघ बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मानव के
दुर्व्यवहार और बलात् शर्म का प्रतिषेध की बात की गई, यानी कि जबरदस्ती आप किसी मनुष्य से काम नहीं करा सकते हैं, या उसका मौलिक अधिकार है कि वह खुद निर्णय ले कि वह कार्य करना चाहता है या नहीं, यानी कि उसकी सहमति होना जरूरी है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में यदि बालक है, कोई नाबालिग है, यानी कि 14 वर्ष से उसकी आयु कम होती है तो उसे काम नहीं लिया जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं कि किसी भी कल कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम करवाते हैं तो यह एक गैर कानूनी घटना है और इसके लिए आप दंडित किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यह उम्र जो है ना बिल्कुल जो है बेसिक एजुकेशन का उम्र है, शिक्षा प्राप्त करने का उम्र है, इसीलिए इस उम्र में कम से कम बालकों से काम नहीं कराया जाए। अनुच्छेद 39 क पे आते हैं। देखिए यह फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3, यहाँ हमारे संविधान का भाग 3 का मामला है। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी है, संविधान का भाग 4 की बात आप यहाँ देखिए, भाग 4 जो यहाँ का नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में है भाग 4 में, उसकी बात आप यहाँ से कहते हैं। देखिए अनुच्छेद 39 क में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। राज्य को यह सलाह दी गई है, ध्यान रखना है यह जो मौलिक अधिकार होता है भाग 3 संविधान का वह राज्य के लिए बाध्यकारी होता है, यानी कि राज्य को वह देना ही होता है अपने नागरिकों के लिए। यदि राज्य उसका अतिक्रमण करती है तो राज्य का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट उसे देख करके उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें सीमित कर सकती है। लेकिन जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं यानी कि डीपीएसपी भाग 4 में, तो यह जो है राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, यह सलाहकारी प्रावधान है। राज्यों से यह उम्मीद की जाती है कि जन कल्याण के लिए अपने नागरिकों के जो गरिमामयी जीवन है उसको सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह प्रावधान लागू करे। इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 39 क को तो कहा गया है कि यदि आप समान कार्य करवाते हैं किसी व्यक्ति से, मान लीजिए 2 व्यक्ति है राम और श्याम, तो राम से आपने 8 घंटे का काम लिया और उसे भी कहा कि आपको इस 8 घंटे में पेपर जो है कटिंग का काम करना है, ठीक है। और आप फिर श्याम को भी कह रहे हैं और इसके लिए सैलरी आप इसको कितना दे रहे हैं, मान लीजिए 20K दे रहे हैं, 20,000 रुपये दे रहे हैं। और फिर आप श्याम के कंडीशन में कहते हैं कि श्याम जी आपको भी 8 घंटे काम करना पड़ेगा, आप भी पेपर कटिंग का ये काम करोगे और आपको सैलरी जो है हम 16,000 देंगे। तो यह नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप समान काम लेते हैं तो समान सैलरी भी दीजिए। श्याम को भी 20,000 रुपया मिलने का हक है तो इसे भी 20,000 दिया जाना चाहिए। यह लाइन जो है यही बात कह रहा है। अनुच्छेद 41 को देखते हैं। राज्य द्वारा काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, शब्द को ध्यान में रखते चलिए, बीमारी एवं निशक्तता तथा अन्य प्रकार के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने की बात की गई है, यानी कि सामाजिक कल्याण की बात की गई है। राज्य यदि उसके नागरिक इस कंडीशन में हैं, बेकारी में हैं, बुढ़ापा में हैं, बीमारी में हैं, तो राज्य उनके लिए व्यवस्था करे। यानी कि यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, इसको ध्यान में रखना है। यदि इसको और अगर आप एक शब्द में देखें तो सामाजिक सुरक्षा की बात की जाएगी। राज्य द्वारा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। जैसे पेंशन होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर हो गए तो पेंशन इसीलिए दिया जाता है कि जब वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य उन्हें पेंशन दे ताकि उनका अगला जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सकें। तो यह कहा गया यहाँ पर। अनुच्छेद 42 को देखें तो राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में काम कराया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कचरा उठाने का काम आप देखते होंगे तो गटर से जो कचरा उठाने का है वह अभी कई जगह आप देखते होंगे जो व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, वही उस मैला को ढोते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस भी दिया है और मानवाधिकार आयोग वगैरह भी इस पर चिंता जताई है। सरकार से लगातार कहा जाता रहा है कि आप क्या कीजिए, वो जो कचरा निकालने का काम है वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि मशीनों के द्वारा वह काम करवाइए। तो यानी
यानी कि मानवोचित दशा, काम करने की दशा जो है वह भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने की बात की गई है, यानी कि महिलाएं जब प्रेगनेंसी के दौरान होती है उस दौरान की जो कंडीशन है उसमें उन्हें विशेष तरह की सहायता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क की बात की गई है, राज्य द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी कि कहीं पर मान लीजिए राज्य इंडस्ट्री लगवाती है तो निश्चित तौर पर यह तय किया जाए कि वहां पर वहां के जो मूल निवासी हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा, या नागरिकों को ले लीजिए कि रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए देखते होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट कहीं लगता है तो सरकार पहले से अनाउंसमेंट करती है कि इससे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा या इससे इतने दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। तो इसका कहने का यही मतलब है। अब जरा यहां समझ लीजिए, संवैधानिक बातों के बाद कानूनी प्रावधान को जरा हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहले से ही बहुत सारे जो है लेबर लॉ बने हुए हैं, इतने सारे कानून थे कि इसको लेकर के बहुत सारे उलझने उत्पन्न होती रही है। उलझने कई लेवल पे है, एक तो विधायिका के लेवल पे है, दूसरा कार्यपालिका के लेवल पे है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तीसरी बात है कि जब किसी मसले पर विवाद हो जाए तो विवाद निपटान के लिए इतने सारे लॉ हैं कि लंबा ये खिंच जाता है और फिर इसमें क्या हो जाता है, आखिरतः अंततः क्या होता है, मजदूर ही परेशान होते हैं। तो सरकार ने इसका समाधान निकालने का जरिया ढूंढा और अगर आप देखेंगे तो दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 में जो बना था उसने कुछ सिफारिशें दी और इसने सिफारिश दिया कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर श्रम संहिता लेकर के आ जाइए और श्रम संहिता लाएंगे तो जितने कानून हैं उन कानूनों के उसके अंदर ला दीजिए। अब यहाँ समझिए, केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय कानून जो है यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर उसको क्या किया, इकट्ठा करके एक जगह कलेक्ट करके श्रम संहिता के अंतर्गत 4 कानून में पेश कर दिया। संहिता मतलब क्या होता है, कोड हुआ। मान लीजिए यह हुआ एक श्रम संहिता मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे कानून जो थे उसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, 29 कानून थे पहले, किससे जुड़ा हुआ, लेबर से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, लॉ जो लेबर से जुड़ा हुआ 29, सरकार ने इसको 4 कोड में कर दिया। ये लेबर कोड है, 4 लेबर कोड में इसे कन्वर्ट कर दिया ताकि इस पर अब काम करना आसान हो पाएगा। ठीक है, अब वो 4 कोड क्या क्या है, अब इसे यहां पे भी देख सकते हैं। एक तो है मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता होता है। मजदूरी संहिता में मजदूरों से संबंधित बातें की जाएगी, इसको मैं डिटेल से भी आपको बताऊंगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को लेकर के एक संहिता कोड बना दिया गया है और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अलग से कोड का निर्धारण कर दिया गया है। अगर आप यहां पर देखें, इस फोटोग्राफ्स को आप डिटेल से देखें तो भारत सरकार ने इसको अच्छे से बताया है क्या कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स इसने कहा गया है कि लेबर लॉ में, और ये कहां से आता है तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 से यह मुद्दा निकल के सामने आता है। आप यहां देख रहे होंगे कि 29 लेबर लॉ जो था उसको 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया और इसमें ये जो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4 ये कोड हैं। और देखिए जैसे कि वेज कोड हुआ तो वेज कोड के अंतर्गत 4 लॉ जो था उसको शामिल करके एक कोड बना दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित पहले 3 लॉ था, उसको एक साथ एक कोड में लाया गया। फिर यहाँ पर सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन वगैरह को लेकर के 13 अलग अलग कानून थे, उसको एक कोड में ला दिया गया। और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित पहले 9 कानून था, उसको एक साथ एक कोड में ला दिया गया। तो 29 कानून को इस 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि इसको जो लागू करवाना आसान हो सके। चलिए इसे अब आगे समझते हैं और बारी बारी से, जैसे कि मैंने ये 4 कोड कहा है तो इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि यह क्या है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक संबंध संहिता क्या कहता है। देखिए भारत में कर्मचारियों के लिए वर्तमान 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के स्थान पर 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का प्रावधान किया जा सकता है। 5 कहने का मतलब है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में अभी 5 दिन की काम होती है। 2 दिन छुट्टी मान लीजिए, शनिवार और रविवार का छुट्टी होता है। तो अब क्या कहा गया है औद्योगिक संबंध संहिता में कि आपको 4 दिन काम करना है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार आपको काम करना है और शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेच है कि ये जो 4 दिन आपको काम करना है तो यह 4 दिन जो काम करने की अवधि होगी वह 12 आवर्स
पर डे होगा। 12 घंटा दिन में आपको काम करना है। अगर 12 घंटा काम करेंगे तो आप यहां देख लीजिए 12 × 4 यानी कि 48 आवर्स इन अ वीक। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यानी कि एक सप्ताह में श्रम मंत्रालय कह रही है कि एक सप्ताह में कम से कम श्रमिकों को 48 घंटे काम करने की जरूरत है। तो 48 घंटे को इसने क्या किया कि 12 घंटा आप काम कर लीजिए और 12 घंटा 4 दिन करके आप 48 घंटा पूरा लीजिए और 3 दिन आप छुट्टी लीजिए। हालांकि यहाँ कुछ मुद्दे जुड़े हुए हैं, उस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। अब देखिए आगे कहा गया, यदि नौकरी गंवाने की स्थिति में रहते हैं तो श्रमिक को अटल बीमा योजना के तहत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ भी मिलेगा। औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत ये सब बातें की जा रही है। अब यहां देखिए, यदि छटनी होता है, कई बार देखते हैं कि जैसे मंदी की बात आई, इसी साल 2023 में मंदी का साल इसे कहा जा रहा है। जैसे कि बिग टेक फर्म हुआ, बायजू हो गया, ट्विटर ने, फेसबुक ने, इन सबों ने क्या किया, अपने अपने कर्मचारियों की छटनी की है। भारतीय स्तर पर भी आप देखेंगे किया गया है। तो उस स्थिति में क्या किया गया है, यदि आप छटनी करेंगे कोई तो रीजन देंगे, आप रीजन देते हैं कि अब जो हमें स्किल की जरूरत है वह आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको पुनः कौशल के लिए 15 दिनों का वेतन देना होगा कर्मचारी को। और ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल इसलिए होता है कि वहां पर जो खास मुद्दे से जुड़े हुए जो विवाद होता है उसका तेजी से निपटान किया जा सके। यानी कि जो परंपरागत न्याय प्रणाली है उससे थोड़ा हट करके इसमें काम होता है। जब आप ट्रिब्यूनल को पॉलिटी में पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से समझ पाएंगे। यहाँ पर श्रमिकों को तेजी से न्याय प्रदान किया जा सकेगा इसके माध्यम से। नए विधेयक के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक अगर हड़ताल पर जाना चाहते हैं तो उसमें उन्हें कम से कम, श्रमिक के जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनको कम से कम 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ेगा। अब यहां पर भी एक मुद्दा फंसा हुआ है जिस पर हम बाद में बात कर लेंगे। इसके तहत औद्योगिक विवाद निपटान प्रणाली को सुगम बनाने की कोशिश की गई है और यह ट्रिब्यूनल से जोड़ करके आप इसे पढ़िए। संविदा वाले कर्मचारी जो हैं उनको सेवा शर्त है, वेतन है, छुट्टी है और सामाजिक सुरक्षा है, वह वैसा ही मिलना चाहिए जो कि नियमित कर्मचारी को मिलता है। ये सब बातें की गई है। अब दूसरा देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता को लेकर के क्या बातें की गई है। यदि एक भी श्रमिक खतरनाक कार्य में संलग्न है तो उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कामकाज का जो तरीका है वह खतरनाक है, ऐसा है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है या वो अपंग भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, वैसे कर्मचारी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ दिया जाना चाहिए। संगठित, असंगठित और स्वरोजगार क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को पेंशन योजना यानी कि ईपीएफओ के तहत लाया जाएगा। और ऐसे उद्योग जो हैं जहां पर 20 से अधिक श्रमिक रोजगार करते हो तो वहां पे जो नियोक्ता हैं उनको अनिवार्य रूप से रिक्तियों की ऑनलाइन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने पसंद के किसी लोगों को आपने रख लिया, आप ऑनलाइन वो दीजिए कि मुझे रिक्वायरमेंट है लोगों को, ताकि स्पष्टता बनी रही, पारदर्शिता बनी रही और सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके। चलिए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति की संहिता को लेकर के बात कर लेते हैं। इस संहिता में किए गए विभिन्न प्रावधानों से अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों का जीवन आसान हो जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनको कामकाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, कहीं से भी ऐसे जगह पे एक राज्य से दूसरे राज्य में कामकाज ढूंढने आप जाते हैं तो वह हो गया अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार। एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो गए हैं प्रवास करके। पहले क्या होता था कि पहले किसी ठेकेदार द्वारा जो नियुक्त श्रमिक थे उनको ही अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में माना जाता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जो है श्रमिक राष्ट्रीय पोर्टल पर खुद अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वह खुद को बता सकते हैं कि मैं फलाने जगह रहता था और कामकाज करने के लिए इस दूसरे राज्य में आ गया। अब ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा इसे समझ लीजिए। यदि वो व्यक्ति मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर प्रवास करने के लिए तो उन्हें राशन सुविधा यहाँ मिल जाएगी। सरकार जो राशन सुविधा देती है वह मिलेगा और उनके शेष परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी राशन के सुविधा का लाभ मिलेगा। दूसरा, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया है कि प्रत्येक राज्य में एक हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से लागू करने की बात भी
की गई है ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा हो तो उसका निपटान जो है समय रहते किया जा सके। महिलाओं को उनकी सहमति से रात में काम करने का अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं कि कई रेप की घटनाएं जब हमारे देश में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सलाह दिया कि आप कोशिश कीजिए, इंडस्ट्री से कहा कि महिलाओं को रात में कामकाज ना ही दिया जाए, डे शिफ्ट में उनको कामकाज की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये जो नया प्रावधान है इसके तहत कहा गया है कि महिलाएं भी रात में काम कर सकती हैं। ध्यान देना है कि इसमें महिला की सहमति बहुत जरूरी है। अब यह समझना है कि इससे कुछ जुड़े हुए मुद्दे उभर करके सामने आएंगे, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि यदि महिलाएं रात में किसी इंडस्ट्री में काम करती हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है उस इंडस्ट्री पर होगा। उनको सुरक्षा और सुविधा प्रदान किया जाएगा। श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जरूर दिया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उसको देना अब अनिवार्य हो जाएगा। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी कराना जरूरी हो जाएगा। अब मजदूरों से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं हैं। चारों जो कोड थे उसे हमने डिटेल से एक एक करके देख लिया। अब हम ये देखते हैं आज के दिन में मजदूर दिवस पर कि मजदूर से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं और उस पर किस तरह से सरकार जो है, समाज जो है अमल कर रही है। देखिए, नई श्रम संहिता जो है छोटे प्रतिष्ठानों, छोटे प्रतिष्ठान कहने का मतलब है जहां पर 300 से कम लोग जो है काम करते हैं, तो ऐसे जगहों पर श्रमिकों को उनके प्रमुख अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। विशेषकर उनकी ट्रेड यूनियनों और श्रम कानूनों से प्राप्त जो संरक्षण उन्हें प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहां समझने की बात है कि नया जो ये संहिता है, कोड है, यह मजदूरों के लिए बहुत फायदेमंद की बात भी करता है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चिंता बनी हुई है। यहां यह भी बात की जा रही है कि कंपनियां श्रमिकों के लिए मनमानी सेवा शर्त लागू कर सकती है। अब इस कंडीशन में यदि सेवा शर्त कंपनियों के तरफ से होगा तो श्रमिक परेशान निश्चित तौर पे होंगे। नए नियम जो है नियोक्ताओं को सरकारी अनुमति के बिना श्रमिकों को काम पर रखने और काम से निकालने के लिए अधिक लचीलापन बना दिया गया, और इससे क्या होगा कि जब मन करे तब श्रमिकों को कंपनियां रख सकती है और निकाल सकती है। इससे एक सामाजिक सुरक्षा की जो स्थिति है वहां कहीं न कहीं कमी आएगी। नई श्रम संहिताएं जो है अभिव्यक्ति एवं वाक्य स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली हैं, ऐसी शंका बताई जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि नए संहिता में कर दिया गया है कि यदि आप हड़ताल पे जाते हैं तो कम से कम 14 दिन पहले आपको बताना होगा। इस स्थिति में बात किया गया है कि परोक्ष रूप से अभिव्यक्ति और वाक्य स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है श्रमिकों का। महिलाओं को लेकर के बात करें कि जैसा नए कोड ने कहा है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी जाती है उनके सहमति के साथ, लेकिन यहाँ एक शंका उभर करके सामने आता है कि यदि रात्रि के शिफ्ट में उन्हें काम दिया जाए तो संभव है यौन अपराध जो है, महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध और साथ ही कार्यस्थल पर होने वाले यौन अपराध में वृद्धि भी देखी जा सकती है। तो इस तरह के कुछ चिंताएं भी निश्चित तौर पर नए संहिता से जुड़ा हुआ है। खास करके अगर आप बात करेंगे काम के घंटों को लेकर के, तो जो 12 घंटा का एक दिन का शिफ्ट बनाया गया है, अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे विधेयक को लाया है, तो उस पर भी विवाद काफी बना हुआ है। इस पर बात की जा रही है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में लोग फिर बैलेंस कैसे बना पाएंगे। आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति यदि 12 घंटा काम करता है और प्लस 2 घंटा रख लीजिए आने जाने में, तो 14-15 घंटा दिन का वह अपने काम में ही बिता देता है। 8 घंटे की नींद लेता है तो फिर तो पूरा दिन उसका खत्म हो गया। तो इस स्थिति में उसकी मनोदशा कैसी हो सकती है, कार्य की उत्पादकता पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इन सब चीजों से एक जुड़ा हुआ मुद्दा जो नया विधेयक है उस पर कुछ चिंताएं बनी हुई है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रीलिम्स का प्रश्न देख लेते हैं, और प्रीलिम्स का प्रश्न कहता है श्रम संहिता 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सही कथन का चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है यह श्रम संहिता दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 की सिफारिशों पर आधारित है। इसके तहत 20 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से नियुक्तियों की ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होगी। तीसरा कहता है श्रम संहिता के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों की निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ठीक है, यह 3 कथन दिए गए हैं। यह 3 कथन के आधार पे आपको तय करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। उसके आधार पे 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का जवाब चुनना है और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी मुद्दों पर मैंने बात की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।